हेलो एवरीवन। आज हम लोग डिस्कस करेंगे फाइनल डोज ऑफ रियल नंबर्स क्लास टेंथ। देखिए, आपको क्या क्या टॉपिक तैयार करके जाना है जिससे आपको फाइनल एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। इससे सबसे पहला टॉपिक है आपको यूक्लिड्स डिवीजन लेमा को अच्छा से तैयार कर लेना है। क्या होता है यूक्लिड्स डिवीजन लेमा? देखिए, फॉर एनी टू पॉजिटिव इंटीजर्स, दो पॉजिटिव इंटीजर्स, मान लो ये a एंड b है, so there exists a unique integer q and r such that a is equal to bq plus r। ना ये आ कहाँ से रहा है? देखो, ये दो इंटीजर्स है ना, पॉजिटिव इंटीजर्स a एंड b। आपको क्या करना है कि आपको a से जो है ना b को डिवाइड करना है। ठीक है, b को डिवाइड कर रहे हैं तो q क्वोशंट आएगा और r रिमाइंडर आएगा। यही वो बात बोल रहा है, q क्वोशंट आएगा और r रिमाइंडर आएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे डिवीजन एल्गोरिथम से क्या लिख सकते हैं, a इज डिविडेंड इज इक्वल टू डिविजर इंटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर, दैट इज bq प्लस r। ठीक है, तो a इज इक्वल टू bq प्लस r, वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ देखो, a इज इक्वल टू bq प्लस r। और ये जो r है वो 0 से बड़ा होना चाहिए और b से छोटा होना चाहिए। देखिए, ये 0 से बड़ा होना चाहिए और इस b से छोटा होना चाहिए। अगर b से छोटा ये नहीं होगा तो फिर और डिवाइड चल जाएगा ना। इसीलिए इसको किड्स डिवीजन लेमा इसको यूज़ कहाँ करेंगे हम लोग? एचसीएफ निकालने के लिए, दो नंबर्स का एचसीएफ निकालने के लिए यूज़ होगा। ठीक है, और कुछ कुछ प्रॉपर्टीज़ को हम लोग यहाँ पे नंबर्स में प्रूव कर सकते हैं, इसमें ठीक है, यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको यूक्लिड्स डिवीजन हो गया, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा के बारे में ये हो गया ना। यूक्लिड्स डिवीजन लेमा हो गया तो अब आता है यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम क्या होता है एचसीएफ के लिए। देखिए, तो यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम एचसीएफ के लिए क्या है, हम लोग को कोई दो नंबर दिया जाएगा ए एंड बी मान लो, तो उसका हमको एचसीएफ निकालना है, फाइंड द एचसीएफ ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स। लेकिन उन दो नंबर में गौर तुमको ये करना है कि उन दो नंबर में एक नंबर ना तुमको बढ़ा दिया जाएगा। जैसे मान लो एक दे रहे हैं हम 235, तो दूसरा नंबर हो सकता है 270 दे दे। ठीक है, तो आप देख रहे हैं ना, इसमें से एक बड़ा है, 270 बड़ा है ना 235 से। इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, मतलब यहाँ पे ए का रोल कौन प्ले करेगा? जो बड़ा नंबर है वही ए है। देखो ना, यहाँ पे बताया जा रहा है ए इज ग्रेटर देन, तो जो बड़ा नंबर है वो ए का रोल प्ले करेगा और जो छोटा नंबर है वो बी का रोल प्ले करेगा। तो यहाँ पे हम क्या अभी बोले थे, ए को डिवाइड करना बी से, है ना, क्यू क्वोशंट आर रिमाइंडर आता है। तो वही थ्योरी को यहाँ पे लगा देना है और इससे आप 235 और 270 का एचसीएफ निकाल सकते हैं। तो कोई भी ऐसा दो नंबर देगा, आपको एचसीएफ निकालना है। कंडीशन क्या होता है कि जब आर जीरो होता है, तो जब आर जीरो हो जाएगा तो ये जो बी है वही आपका एचसीएफ हो जाएगा। ठीक है, जब ये जीरो हो जाएगा ये वाला, तो ये जो है वही एचसीएफ हो जाएगा। ठीक है, और आर जब जीरो नहीं होगा, आर जब जीरो नहीं होगा तो इस स्टेप का आपको कंटिन्यू करना है, वो तब तक कंटिन्यू करना है जब तक तो इस तरह से हम लोग यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। देखो, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या बोलता है कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। मतलब देखो, कोई भी तुमको कंपोजिट नंबर आपको क्या करना है, कंसिडर कर लेना या दिया जाएगा, तो वो क्या बोलता है कि कोई भी कंपोजिट नंबर को ना हम एक्सप्रेस कर सकते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन के फॉर्म में। मतलब जो भी नंबर हम लिखेंगे वो प्राइम नंबर होगा। जैसे देख लो, एक हम 6 एक नंबर लेते हैं जो कंपोजिट नंबर है, तो एक है 2 3 ज़ा 6, है ना, तो ये जो 2 है और ये 3 है, ये क्या है? प्राइम नंबर है। तो जो कंपोजिट नंबर है हम उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के फॉर्म में, दैट इज प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ दिस कंपोजिट नंबर विल बी एक्सप्रेस्ड एज द प्रोडक्ट ऑफ द प्राइम नंबर्स। सो यही है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। ठीक है, एचसीएफ एंड एलसीएम बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। देखो, एचसीएफ कैसे निकालेगी, तो छोटा क्लास का चीज़ है, ध्यान दोगे तो, नहीं दे दो तो 10 क्लास का बच्चा भी नहीं बना पाता। जैसे प्रोडक्ट ऑफ को प्राइम फैक्टर्स विथ लीस्ट पावर्स, मतलब जैसे मान लो कोई एक नंबर दे देगा, ठीक है, तो जैसे मान लो अल्फ़ा या इंटू बीटा इंटू गामा, मतलब ये प्राइम फैक्टराइजेशन है। इसका पावर मान लो 3 है, इसका 4 है, इसका 5 है। ठीक है, तो क्या बोल रहा है, देखो, कॉमन फैक्टर्स, कॉमन प्राइम फैक्टर्स विथ लीस्ट पावर, तो कोई भी एक बी नंबर और हो जाएगा, इसमें भी अल्फ़ा आ रहा है, इसमें भी बीटा आ रहा है, इसमें भी गामा आ रहा है। ठीक है, तो इसका मान लो 2 पावर है, इसका 3 पावर है और इसका 1 पावर है। तो ये क्या बोल रहा है, कॉमन प्राइम फैक्टर्स विथ लीस्ट पावर्स,
लीस्ट पावर मतलब जैसे यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, तो लीस्ट पावर क्या हुआ? अल्फा स्क्वायर। ठीक है, यहाँ 4 है, यहाँ 3 है, तो लीस्ट पावर क्या बना? 3 वाला बना, तो बीटा का पावर 3 हो गया। और गामा का पावर 5 है और गामा का पावर 1 है, तो यहाँ गामा का पावर हम 1 ले सकते हैं। मतलब ये हम बता रहे एक एग्जांपल लेके कि कोई भी नंबर का जो है ना, जो प्राइम फैक्टराइजेशन आएगा, जो उसका पावर रहेगा, तो उसका लीस्ट पावर लेना है, वही वो क्या बताएगा? एचसीएफ बताएगा। तो यही हो जाएगा आपका एचसीएफ। ठीक है, लेकिन एलसीएम के बारे में जब होगा तो क्या करना है आपको? प्रोडक्ट ऑफ ऑल प्राइम फैक्टर्स विथ ग्रेटेस्ट पावर, यही चीज़ रिवर्स हो जाता है। इन दोनों में जो है, यहाँ पे एलसीएम का बात करेंगे तो क्या हो जाएगा? जो ग्रेटेस्ट पावर है, दैट इज 2 और 3 में ग्रेटेस्ट पावर क्या है? अल्फा का पावर 3। यहाँ पे 3 और 4 में ग्रेटेस्ट पावर क्या है? बीटा का पावर 4। और 1 और 5 में ग्रेटेस्ट पावर क्या है? ये। तो ये हो जाएगा एलसीएम। मतलब ग्रेटेस्ट पावर लोगे तो एलसीएम बनेगा, और स्मॉलेस्ट पावर लोगे तो एचसीएफ बनेगा। तो इस तरह से हम लोग जो है ना, एचसीएफ निकाल सकते हैं और एलसीएम निकाल सकते हैं। अच्छा, इन दोनों में रिलेशन क्या है? रिलेशन बिटवीन एचसीएफ एंड एलसीएम, देखो कोई भी दो नंबर आपको दिया जाएगा एंड बी, तो बोला जाएगा, उसमें क्वेश्चन ये पूछा जाएगा, फाइंड द एलसीएम और एचसीएफ ऑफ दीज टू गिवन नंबर्स। कोई भी नंबर दे देगा, या तो एलसीएम या तो एचसीएफ दे देगा। और एलसीएम और एचसीएफ में देखो, ये अगर दो नंबर दे दिया तो ये दोनों नहीं देगा तुमको, मतलब ये निकालना पड़ेगा, दोनों एलसीएम और एचसीएफ निकालना पड़ेगा। और कभी कभी क्या होता है ना कि एलसीएम और एचसीएफ में आपको कोई एक दे दे और दो नंबर दे दे, तो आपको क्या करना है? बोलेगा कि नेक्स्ट वाला निकालो, मतलब एचसीएफ दिया होता है एलसीएम निकालो, एलसीएम दिया होता है एचसीएफ निकालो, कुछ इस तरह से। तो उसका एक फॉर्मूला है, ठीक है, एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो अगर इन दो नंबर में से कोई एक वैल्यू दे दे आपको, ठीक है, तो इन दोनों इधर दो एलसीएम और एचसीएफ दे देगा, और अगर ये दोनों नंबर देगा तो इधर दोनों में से कोई एक दे देगा। ठीक है, निकालने के लिए आपको वो पूछा जाएगा। तो ये फॉर्मूला आपको यूज़ कर लेना है, और इससे आप लोग तो पढ़े ही होंगे इस चीज़ को। ठीक है, क्या करके जाना है एग्जाम के लिए, मैं वो बता रहा हूँ। फाइनल डोज, ठीक है, तो डेसिमल एक्सपेंशन फेज पे क्वेश्चन आता है रियल नंबर्स पे, है ना। जैसे मान लो कोई एक रैशनल नंबर दे देगा पी बाई क्यू, और जो कि वो लोएस्ट फॉर्म में होगा। लोएस्ट फॉर्म मतलब जैसे 6/10 नहीं देगा, ठीक है ना, वो देगा किस फॉर्म में? जैसे मान लो इसको रिड्यूस करना है, जैसे 2 3 6 एंड 2 5 10, सो 3/5 इस फॉर्म में दिया हुआ रहेगा। तो ठीक है, लोएस्ट फॉर्म में देखना है। तो उसका क्या करना है हमको? देखो, रैशनल नंबर में तुमको दो तरह से क्वेश्चन आता है, या तो वो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन के बारे में पूछता है, ठीक है, या तो नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन के बारे में पूछता है। तो आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल एक काम करना है, जो भी डिनोमिनेटर होगा ना, दैट इज पी वाई क्यू फॉर्म में है ना, तो इसका डिनोमिनेटर क्यू है, तो यही क्यू का क्या करना है? प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना है। और प्राइम फैक्टराइजेशन अगर 2 और 5 के फॉर्म में आ रहा है, मतलब जैसे मान लो कोई एक नंबर हम ले लेते हैं, जैसे मान लो 100 ले लिए, तो 100 क्या हो जाएगा? 5 का स्क्वायर एंड 2 का स्क्वायर। देखो 25 इंटू 4 100 होता है। तो देखो ये किस फॉर्म में है? मतलब 5 का पावर कुछ है और 2 का पावर कुछ है, तो इस फॉर्म में अगर आता है तो वो नंबर क्या होगा? टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा। ठीक है मतलब 2 का पावर कुछ होगा, 5 का पावर कुछ होगा। और कभी कभी ये होता है कि सिर्फ 5 का पावर आए, या कभी कभी हो सकता है कि 2 का पावर सिर्फ आए, तब भी क्या होगा? टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा। मतलब दोनों में से कोई एक आए, या तो दोनों साथ में आए इसका प्रोडक्ट के फॉर्म में, ठीक है, तो वो नंबर जो है उस फ्रैक्शन को वो टर्मिनेटिंग कर देता है, मतलब इसीलिए उसको कहा जाता है टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन में आपको करना क्या है? देखो देखो नॉन टर्मिनेटिंग में ना 2 और 5 के अलावा कोई अदर फैक्टर आएगा, जैसे, ठीक है, 2 और 5 के अलावा जैसे फैक्टर, जैसे 1/7 हो गया, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। ठीक है, क्योंकि ये देखो जो 7 है उसको हम एक्सप्रेस नहीं कर सकते 2 टू द पावर m एंड 5 टू द पावर n के फॉर्म में। ठीक है, इसलिए क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, तो यही चीज आपको ध्यान देना है कि टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग, ये बात इस बात पे डिपेंड करता है कि उसका डिनोमिनेटर का फैक्टर क्या 2 एंड 5, 2 टू द पावर m एंड 5 टू द पावर n के फॉर्म में है, तो वो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा, अगर नहीं है तो नहीं होगा। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान देना है। और अगर 2 और 5 के अलावा कोई फैक्टर आता तो उसको नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल के
डेसिमल एक्सपेंशन की कैटेगरी में रखेंगे। तो वेरी सिंपल है, खाली डिनोमिनेटर का फैक्टराइजेशन करो और देखो कि क्या वो 2 टू द पावर m और 5 टू द पावर n के फॉर्म में आ रहा है या फिर इंडिविजुअली कोई आ रहा है तो ठीक है, नहीं आ रहा है तो वो नॉन टर्मिनेटिंग में चला जाएगा। ठीक है। अच्छा, इरेशनलिटी प्रूव करने आ जाता है, जैसे मान लो √2, √3, है ना, √5, इस तरह का √7, इसको तुमको बोलेगा कि इरेशनल नंबर प्रूव करके दिखाओ। तो कुछ नहीं, आपको कॉन्ट्राडिक्शन मेथड लगाना है। ये स्टैंडर्ड मेथड है। कॉन्ट्राडिक्शन मेथड क्या होता है, जो नंबर वो होता है ना उसका अपोजिट को हम कंसिडर करते हैं। जैसे ये इरेशनल नंबर है, हम लोग को सबको पता है, सर पे ये क्या है, इरेशनल नंबर है। तो इरेशनल नंबर पे हमको क्या करना है, हम जानते हैं ये रेशनल नंबर है, बस इसको प्रूव करना है ना, तो हम इसको एज्यूम कर लेंगे कि ये एक रैशनल नंबर है। बस रैशनल नंबर जैसे प्रूव करेंगे तो कोई एक रैशनल के फॉर्म में होगा। ठीक है, जहाँ पे ये p और q क्या होगा, आर को प्राइम्स। को प्राइम्स मतलब समझ में आता है, को प्राइम्स मतलब इन दोनों में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है अदर देन 1। ठीक है, मतलब इसका फैक्टर जब करोगे तो इन दोनों में कॉमन कुछ नहीं है, सिर्फ 1 होगा। ठीक है, तो इस फॉर्म में हम लिख सकते हैं। फिर स्क्वायरिंग कर देंगे अगर हम, तो स्क्वायरिंग करने पे ये 7 हो जाएगा और इधर पी स्क्वायर हो जाएगा और बाई क्यू स्क्वायर। तो पी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ रहा है, 7 टाइम्स क्यू स्क्वायर। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है, पी स्क्वायर इज एन टाइम्स क्यू स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हम देख रहे हैं कि जो ये एन है ये क्या कर रहा है, पी स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है। ये जो एन है वो क्या कर रहा है, पी स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है। तो यहाँ पे सिंपली हम क्या देखेंगे कि जो पी स्क्वायर है ना उसको डिवाइड कौन कर रहा है, 7, है ना। 7 डिवाइड करेगा, इस साइड आएगा तो डिवाइड करेगा। तो फिर अगर 7 मतलब पी स्क्वायर को अगर 7 डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब पी को भी 7 डिवाइड करेगा। ठीक है, ठीक है, डिवाइड करेगा। अगर ऐसा करता है इसका मतलब p का फैक्टर में 7 एक ऐसा नंबर है जो उसका फैक्टर में मौजूद है, मतलब 7 टाइम्स कुछ होगा, है ना। तो हम ऐसा लिख सकते हैं, फिर इसका स्क्वायरिंग करेंगे और फिर पी स्क्वायर का जो वैल्यू इधर पुट करेंगे, वहाँ से क्यू स्क्वायर का वैल्यू निकालेंगे। वहाँ पर भी हमको दिखेगा कि एक नंबर जो है क्यू स्क्वायर को भी डिवाइड कर रहा है। तो ये कैसे हो सकता है, मतलब एक नंबर पी स्क्वायर को भी डिवाइड कर रहा है और एक नंबर क्यू स्क्वायर को भी डिवाइड कर रहा है, विच इज़ इम्पॉसिबल। क्योंकि मैंने क्या दिखाया कि P और Q जो है वो क्या है, को प्राइम है, मतलब उन दोनों में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। और फिर आगे जाके हमको मिल जा रहा है P का भी एक फैक्टर 7 टाइम्स C लिख रहे हैं और Q का भी एक 7 टाइम्स कुछ आ जाएगा मान लो। ठीक है, M। तो यहाँ पे हम क्या दिख रहे हैं, 7 जो है ना कॉमन फैक्टर मिल जा रहा है, जो कि हम लोग का जो एजम्पशन है उसको कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। ठीक है, तो इसी से फिर हम लोग लिखते हैं आगे जाके कि विच इज़ इम्पॉसिबल, विच कैन नॉट बी पॉसिबल, विच कैन ओनली बी पॉसिबल इफ कैन नॉट बी पॉसिबल, क्योंकि वो पॉसिबल हो ही नहीं सकता, क्योंकि उन दोनों का कॉमन फैक्टर 1 के अलावा कुछ हो ही नहीं सकता। मतलब जो हम कंसिडर किए हैं वो क्या है, रॉन्ग है। तो बस कंसिडर हम क्या थे किए थे कि वो एक रैशनल नंबर है, वो रॉन्ग है, तो फिर सही क्या है, तो उसका अपोजिट दैट इज वो इरेशनल नंबर है। तो इस तरह से वो इरेशनलिटी प्रूव हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका आता है कि आपको इस तरह से क्वेश्चन दिया जाएगा कि लार्जेस्ट नंबर बताएगा। ठीक है, 2 नंबर्स आपको दे दिया जाएगा और बोलेगा कि सेम रिमाइंडर आना चाहिए या फिर डिफरेंट रिमाइंडर आना चाहिए। ठीक है, डिफरेंट रिमाइंडर में जो R1 R2 इस तरह से। ठीक है, मान लो रिमाइंडर है, तो अगर मान लो सेम रिमाइंडर बोला तो क्या करना है, जैसे यहाँ सेम रिमाइंडर मान लो R है, 2 नंबर आपको दिया जाएगा ना, तो उसमें बोलेगा आप लार्जेस्ट नंबर बताइए जो डिवाइड करेगा ये दोनों नंबर को और रिमाइंडर सेम बचेगा। तो सेम रिमाइंडर मान लेते हैं कि R है, तो क्या करना क्या है आपको, जैसे A से R घटाना है और B से भी R घटाना है। ठीक है, और जो भी नंबर आएगा रिजल्ट उसका क्या करना है, एच शिफ्ट निकाल देना है। ठीक है, लार्जेस्ट नंबर बोलेगा स्टूडेंट तो एच शिफ्ट निकाल देना है। ठीक है, अलग अलग रिमाइंडर बोलेगा तो भी आपको क्या करना है, ए टाइम्स ए माइनस R1 और बी माइनस R1 कर लीजिए। ठीक है, वहाँ से फिर जो नंबर आएगा, ठीक है, यहाँ से भी जो नंबर आएगा उसका एच शिफ्ट निकाल दीजिए। ठीक है, तो इस तरह से लार्जेस्ट नंबर निकाल सकते हैं हम लोग। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे हम देख रहे हैं कि नंबर्स ऑफ द फॉर्म मान लो एन स्क्वायर या फिर एन क्यूब के फॉर्म में अगर होगा, ठीक है, तो एन स्क्वायर एन क्यूब के फॉर्म में होगा तो वो कैसे पता चलेगा, जैसे मान बोलना क्या चाह रहे कि कौन सा नंबर वो स्क्वायर्ड नंबर है, कौन सा नंबर क्यूब नंबर है। सो कैसे पता चलेगा, जैसे मान लो एक बात तो फिक्स है कि जो नंबर के एंड में 2378 रहेगा वो एक नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे जैसे मान लो 2378 दे दिया, तो यूनिट डिजिट पे यहाँ पे 8 है ना, तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। परफेक्ट स्क्वायर
नहीं होगा, ठीक है। तो वही चीज़ बोलना चाह रहे हैं, उस तरह से 7 आ गया, 3 आ गया, 2 आ गया तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, ठीक है। प्राइम फैक्टराइजेशन एज ऑड पावर अगर रह गया, मान लो जैसे कोई प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, उसका पावर में ऑड आ गया, मान लो जैसे मान लो हम 8 निकाल रहे थे, 8 का प्राइम फैक्टराइजेशन 3, 2 का पावर 3 होगा, तो देखो एक 2 का पावर में जो आ रहा है 3 आ रहा है जो कि ऑड है, तो हम क्या देख रहे हैं कि ये जो 2 का पावर 3 है ऑड है, ये 3 ऑड है, मतलब ये इंडिकेट कर रहा है कि जो नंबर आप दिए हैं वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ठीक है। परफेक्ट क्यूब में क्या देखना है कि जो पावर है वो मल्टीपल ऑफ 3 आएगा, मतलब जो भी पावर रहेगा, ठीक है। ऑल प्राइम पावर और ऑल प्राइम पावर्स मस्ट बी मल्टीपल ऑफ 3, तो जो भी पावर रहेगा है ना प्राइम फैक्टराइजेशन का, तो वो मल्टीपल ऑफ 3 होना चाहिए, तो वो परफेक्ट क्यूब होगा, नहीं तो फिर वो नहीं होगा। लास्ट आपको थोड़ा सा कुछ याद रखना है, इंटीजर इज ए रैशनल नंबर, कोई भी इंटीजर आप ले लीजिए वो रैशनल नंबर होता है, ठीक है। एवरी रैशनल नंबर इज ए रियल नंबर, जितना भी रैशनल नंबर होता है वो रियल नंबर होता है, ये एमसी की फॉर्म में पूछ सकता है कोई एक। एवरी इरेशनल नंबर इज ए रियल नंबर, तो कोई भी इरेशनल नंबर को हम रियल नंबर के कैटेगरी में रखेंगे। अगर रूट अंडर कोई नंबर एक दिया जाएगा, ठीक है, एन, और वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो वो इरेशनल नंबर होगा, मतलब जैसे देख लो ये 3 और इस पे रूट लगा है, तो ये परफेक्ट 3 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो इसका मतलब ये क्या है, इरेशनल नंबर, ठीक है, ये इरेशनल नंबर है, ठीक है। उस तरह से अगर मान लो कोई ऐसा नंबर है, जैसे मान लो, अच्छा ऐसा भी दे सकता है √2 प्लस √3, ये कैसा बनेगा, तो इरेशनल प्लस इरेशनल क्या बन जाएगा, इरेशनल। अच्छा यहाँ सब्ट्रैक्ट भी रहेगा तो भी आपका इरेशनल बनेगा, ठीक है। और जीरो इज ए रैशनल नंबर, ठीक है। ये कभी कभी पूछ देता है, तो लड़का लोग बोलता है कि जीरो नहीं हो सकता है, जीरो एक होल नंबर है, तो जीरो कैन बी रिटन एज इन द फॉर्म ऑफ p by q, where p and q are integers, 0 and 1 are integers and q is not equal to 0। देखो 1 तो जीरो के बराबर नहीं है, तो जीरो इज ए रैशनल नंबर, तो रैशनल के कैटेगरी में रखता है, ठीक है, क्योंकि वो रैशनल नंबर का डेफिनेशन को सेटिस्फाइड कर रहा है। सो इन दिस वे स्टूडेंट्स, वी विल डिस्कस वन बाय वन फाइनल डोज ऑफ ऑल द चैप्टर्स, आपको क्या करके जाना है, तो ये आपको फाइनली रेडी करना है। इतना आप कर लिए तो आपका एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं, टेंथ में सारा क्वेश्चन आप बना के आइएगा, ठीक है। हर फॉर्म से कम 5-5 क्वेश्चन आप बना लीजिए, ठीक है, फाइनल, तो आपका एक भी चीज़ छूटेगा नहीं, सारा क्वेश्चन बनेगा। तो यूक्लिड्स डिवीजन लेमा हो गया, यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम हो गया आपका, फिर फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक हो गया, एचसीएफ एंड एलसीएम बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया, जिसमें एलसीएम 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 एंड एचसीएफ निकालना है, फिर उन दोनों के बीच का रिलेशन, दैट इज एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, एंड डेसिमल एक्सपेंशन आपको कर लेना है। क्यू जो क्यू का दैट इज पी बाई क्यू फॉर्म में अगर कोई रहेगा, तो जो पी बाई क्यू फॉर्म में जो डिनोमिनेटर है उस डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, अगर 2 और 5 के फॉर्म में है तो वो टर्मिनेटिंग है, नहीं है तो नॉन टर्मिनेटिंग की कैटेगरी में रखता है, ठीक है। इरेशनल नंबर्स आपका इरेशनलिटी प्रूव करने आ सकता है कि √2 √3 √5 को इरेशनल नंबर प्रूव करना है, तो स्टैंडर्ड मेथड यूज करना है, दैट इज कॉन्ट्राडिक्शन मेथड, जो प्रूव करना होता है उसको अपोजिट हम कंसिडर कर लेते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग तैयार कर लेंगे। एलसीएम एचसीएफ से बेस्ड आपका लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर निकालने दे सकता है, लार्जेस्ट में एचसीएफ निकाल देना, स्मॉलेस्ट में एलसीएम निकाल देना, ठीक है। सेम रिमाइंडर बोला तो सेम नंबर सब्ट्रैक्ट कर देना, डिफरेंट नंबर रिमाइंडर बोलेगा तो वो नंबर सब्ट्रैक्ट करके जो नंबर आएगा उसका एचसीएफ और एलसीएम निकाल लेना, लार्जेस्ट बोलेगा तो एचसीएफ, स्मॉलेस्ट बोलेगा तो एलसीएम। अच्छा एन स्क्वायर एन क्यूब के फॉर्म में, मतलब कोई नंबर परफेक्ट स्क्वायर है कि परफेक्ट क्यूब है वो कैसे पता चलेगा, तो सिंपल उसका प्राइम फैक्टराइजेशन देखो, अगर हर नंबर का इवन पावर है तो वो परफेक्ट स्क्वायर है, और अगर कोई भी ऐसा नंबर है जिसका ऑड पावर है तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो ऑड पावर होने से अगर मान लो कोई नंबर है जिसका पावर में मल्टीपल्स ऑफ 3 आ रहा है, तो वो परफेक्ट क्यूब हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग नंबर को कैटेगराइज कर देंगे, और फाइनली क्या, ये एवरी इंटीजर इज ए रैशनल नंबर, एवरी रैशनल नंबर इज ए रियल नंबर, एवरी इरेशनल नंबर इज ए रियल नंबर, है ना। रूट एन वेर एन इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर, तो फिर ये इरेशनल नंबर कहलाएगा, और जीरो इज ए रैशनल नंबर। सो दिस इज द फाइनल डोज, प्लीज कमेंट on my comment section that which chapter should I prepare the final dose for your board exams। और अगर कोई टॉपिक है जिसमें
आपको दिक्कत होता है समझने में, कोई भी चैप्टर का कोई भी सेक्शन में आपको दिक्कत होता है तो प्लीज़ मैसेज करिए, मैं उसका वीडियो बना के भेज देता हूँ या अपलोड कर दूँगा। ठीक है, थैंक यू एवरीवन।